हींग, अजवाइन, सौंठ, लौंग, अदरक, काली मिर्ची, ये सब डाल के आप भाप लीजिए। डॉक्टरों ने तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि पाँव काटना है, तब उनके घर वालों ने सोचा कि नहीं, अपन आयुर्वेद करें, आज ये खुश शरीर को कष्ट दो, नहीं तो वो आपको कष्ट दे। मैं दादाजी के साथ रह के मैं दवाइयाँ बनाता था, तो वो नब्ज से ये बता देते थे कल तुमने बैंगन की सब्जी और रोटी खा ली। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीषा गौर, लाइफ कोच हूँ। आप लोग बुलाते हैं आपके कार्यक्रम में आके आपसे बात करती हूँ, तो स्पीकर भी हूँ, एनएलपी ट्रेनर हूँ और अब पॉडकास्टर भी। पॉडकास्टिंग यानी बातचीत। क्यों? ताकि हम उन लोगों के बारे में जान सकें, उन लोगों के संघर्ष के बारे में जान सकें जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा पहुंचाया है। उन्होंने ये कैसे अचीव किया, कैसे वो वहां तक पहुंचे, उनका संघर्ष क्या था, उनकी तैयारी क्या थी और इतना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लेने का मकसद क्या रहा, इन सब के बारे में जानना, इससे सीखना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना और इस समाज को बेहतर बनाना, इसके लिए बात करना जरूरी है, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आज की बातचीत हम करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो आज बहुत ज्वलंत है। कोरोना ने हमको समझाया है कि स्वास्थ्य क्या होता है, लेकिन कई वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनि लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने बहुत सारी ऐसी तैयारियां करके रखी हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान तो है, पर उसको हमने उतना महत्व दिया नहीं। ऐसा ही एक नाम है जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद। ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन की पद्धति है जिसके बारे में शायद आपको इतना पता होगा कि कुछ लोग जंगलों में जाते थे, जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे और उससे कुछ औषधियां बनाते थे और उसके बाद उसी से सारे इलाज होते थे। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैद्य से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने करीबन 40 साल लगाए हैं और जो अपने परिवार की चौथी पीढ़ी है जो आयुर्वेद के बारे में बात ही नहीं करते। आयुर्वेद खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और जीते हैं और इससे लोगों की जिंदगी को सरल बनाते हैं। हम आज बात करेंगे वैद्य सत्येंद्र जी शर्मा से। सबसे पहले सत्येंद्र भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस बातचीत में। हम अलग अलग विधा के लोगों से बात करते हैं यहाँ पे, ताकि हम अपने साथियों को बता पाएं कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। और मेरा जो चैनल है टॉक्स विद मनीषा, हम मकसद ये रखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो शिक्षाएं अपने पास रखते हैं उसे समाज तक पहुंचाना, लोगों की जिंदगी में मानसिक, शारीरिक और स्पिरिचुअल स्वास्थ्य का निर्माण करना और समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे लोगों को ढूंढ के आप तक लाएं और उसके बाद उनके पास जो ज्ञान है, उनकी जो मेहनत है, उससे आपको और हमको कुछ ना कुछ ऐसा फायदा हो जाए कि कल को हम समाज को भी एक दिशा देने में सक्षम हो जाए। आप सादर आमंत्रित हैं हमारी इस बातचीत में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे आपने ये तय किया कि आपको वैद्य बनना है, या आयुर्वेद कैसे आपके जीवन में शामिल हुआ। कई बार ऐसे होता है, हम आज के समय में देखते हैं कि परिवार में कोई वैद्य होता है या पुरानी कोई पैथी के वाहक होते हैं, तो नई जनरेशन उसमें जाना नहीं चाहती। आपने कैसे तय कर लिया कि नहीं, मुझे यही करना है? प्रथम तो नमस्कार आपको मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित करा और आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं, साधुवाद। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ और मेरे बच्चे चौथी पीढ़ी, हम 4 पीढ़ी से आयुर्वेद में हैं। दादाजी ने शुरू करा और दादाजी से फिर पिताजी, पिताजी से हम और अब हमारे बच्चे। मेरे भतीजे ने तो फिर भी आयुर्वेद अपनाया, मगर मेरी बेटी ने, जैसा आपने बोला, वो नहीं अपनाया। वो MBBS कर रही और हो गई। मैंने उसको खूब बोला कि बेटा आप आयुर्वेद करो, बट वो बोले मेरे को इसमें जाना है। तो आयुर्वेद जो है हमारे
भारतीय वाङ्मय की एक बहुत सुंदर देन है, बहुत अच्छी प्रकृति की देन है। मैं हर किसी को बोलूंगा कि इसे अपनाइए। यह सिर्फ स्वास्थ्य को ही ठीक नहीं करती, यह आपके स्वास्थ्य के साथ साथ मन और बुद्धि को भी स्वस्थ रखती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको सिर दर्द है, डिस्प्रिन ले लीजिए, कॉम्बीफ्लेम ले लीजिए। आयुर्वेद बोलता है कि क्यों हो रहा है, उस क्यों को ठीक करिए। उस क्यों को ठीक करेंगे तो हमको न डिस्प्रिन की जरूरत पड़ेगी, न ही कॉम्बीफ्लेम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमको आयुर्वेद अपनाइए। आयुर्वेद सबसे बढ़िया हमारे भारतीय की संस्कृति की देन है। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वेद से इसकी उत्पत्ति है, भगवान धन्वंतरी से इनकी आयुर्वेद की उत्पत्ति है। अथर्ववेद से आयुर्वेद उत्पन्न हुआ। चरक, सुश्रुत और भी ग्रंथ हैं जो अथर्ववेद से लिए गए हैं और जो आज भारतीय संस्कृति को स्वस्थ रखने के लिए, भारतीय मनुष्य को, भारतीय मानव को स्वस्थ रखने के लिए आज भी तत्पर हैं। हमारी ही गलती के कारण आज हमारी जड़ी बूटियां दूषित हो रही है, क्योंकि हम प्रदूषण फैला रहे हैं। स्वाभाविक है, उन जड़ी बूटियों पर भी असर आता है। आपको एक बात और बताऊं कि श्राद्धों में हम तर्पण करते हैं, तो वो तर्पण में औषधियों का भी तर्पण है। औषधियों का तर्पण कैसे करेंगे? जल लेके जो हम तर्पण करते हैं, वो उन औषधियों को भी जल दिया जाता है जिनको हम तोड़ के ले आए हैं। अच्छा, उनको हम, और उनको भी ऐसा नियम है अब तो वो खत्म हो गया कि जैसे मुझे कोई जड़ी बूटी चाहिए कोई औषधि बनाने के लिए, तो हम अच्छा सा एक चौगड़िया देखकर, पूरी थाली सजाकर, उनके निमंत्रण की कंकु रोली चावल से उनको जाते थे, पूछते थे, उनको भोग रखते थे और उनसे हाथ जोड़ के विनती करते थे कि आप अपना सारा बल लेकर फलाने दिन फलाने मुहूर्त में आप तैयार रहना, हम आपको लेने आएंगे। अच्छा, ये तरीका है जब आप जड़ी बूटियां लेने जाते हैं। बिल्कुल। और फिर उस दिन वो जड़ी बूटी को जाके तोड़ के लाते थे और फिर उसकी औषधि बनती थी। भावनाएं बहुत मजबूत होती थी। भारतीय वाङ्मय टिकाई उसी पर। तो यदि आप जड़ी बूटियों को जब लेने जाते हैं तब इतनी तैयारी करते हैं, तो जब आपने सोचा कि आपको आयुर्वेद सीखना है, तो आपके पिताजी ने, दादाजी ने आपको यूं ही सिखा दिया? नहीं नहीं मैम, इसमें भी मतलब बहुत बहुत मेरे को परीक्षा ली गई, मेरे खास करके दादाजी ने। मैं दादाजी के साथ रह के मैं दवाइयाँ बनाता था। दादाजी मरीज को देख के दवाइयाँ लिखते थे, तो वो नब्ज से ये बता देते थे कि आपने क्या खाया, जो कल खाया वो आपको अभी नब्ज में देखें, कल तुमने बैंगन की सब्जी और रोटी खा ली। तो मुझे भी उत्सुकता हुई कि मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा ज्ञान है। तो मैंने बोला दादाजी को कि मेरे को सिखाओ। उस समय मेरी उम्र रही होगी 10-15 साल। आप बात माने मैम कि कम से कम 3 से 4 साल उन्होंने मेरी से परीक्षा ली कि अभी सिखाएंगे, अभी थोड़ा ये करो। फिर मैं कोई चमत्कार देखता कि तुमने ये खा के आए, नहीं देखना तुमको, जाओ। तो मेरे को लगता कि ये तो बड़ी अच्छी। फिर मैं दादाजी को बोलता, दादाजी बताओ। इसे करते 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 3 साल हो गए। फिर एक दिन तो मैं लड़ लिया, मैंने कहा दादाजी आपने बताया नहीं। तब उन्होंने बोला पहले 4 बजे उठो, स्नान करो और कुछ मंत्र दिए जो जपो। 4 बजे उठ के स्नान करके शुद्धि मंत्र को जपना है। और ये आपने कितने समय तक किया? अभी तक करते आ रहा हूँ। अच्छा, पर उस समय कितने समय तक किया जब वो मान गए कि अब आपको आयुर्वेद की शिक्षा दी जानी चाहिए? मुझे जैसे 1 माला, 10 माला, 11 माला वो आपको करना है, वो आपको करना है। वो करते करते फिर एक कहावत है, करत करत अभ्यास के होय जड़मत सुजान, हो गया। बट आयुर्वेद बहुत अच्छा है, मैं सभी से बोलूँगा इसको अपनाएं। ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। उनकी, वो हमारे प्रति कितने समर्पित थे कि उन्होंने भविष्य को देखते हुए शुगर की बात उस समय बता दी थी। प्रमेह रोग 5000 वर्ष पूर्व की उत्पत्ति है आयुर्वेद की। आज 5000 वर्ष से अधिक समय हो गया आयुर्वेद को। उस समय पे उन्होंने प्रमेह रोग अधिकार बता दिए थे। उस समय पे उन्होंने सब बड़ी बड़ी बीमारियों की जानकारी दी थी और उस समय उनकी औषधियां भी दे दी थी जो हमने आज दूषित कर दी। फिर भी
उस समय तो काष्ठ औषधियां थी, अब खूब नई नई औषधियों का निर्माण करके रस औषधि, रस अर्थात पारा, पारे की औषधियों से भी और एडवांस टेक्नोलॉजी की आयुर्वेदिक दवाइयां बनने लगी, जिसका आज अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान आ रहा है, क्योंकि सब थक गए एलोपैथिक से कि इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक सिम्टम्स पे काम कर रही है, आयुर्वेद सिस्टम पे काम करेगा, जड़ों पे काम। जड़ों पे। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति को तो आयुर्वेद के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान होता नहीं। जी जैसे मैं जो समझती हूँ कि आयुर्वेद जो जानकारी व्यक्ति से लेता है, वात, पित्त और कफ या के द्वारा लेता है। तो ये क्या है तीनों, इसको व्यक्ति कैसे समझे? देखिए, पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है। पंच महाभूत अर्थात जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये 5 महाभूत हैं जिससे हमारा ये पूरी सृष्टि रची गई है। मनुष्य का देह भी उसी से बना है। अब पृथ्वी और आकाश जो मैं बताना जा रहा हूं, इसका कुछ तत्व इन 3 चीजों में मिला है, जल, अग्नि और वायु में। अब हमारा शरीर भी जो है जल, अग्नि, वायु 3 मेन तत्व हैं। और आयुर्वेद को भी अगर हम इससे सिमिलर करें, इससे मिलाएं कि कैसे हैं, तो जल तत्व अर्थात जल की तासीर क्या है? ठंडी, है ना जी। तो जल की जो तासीर है ठंडी, जल अर्थात कफ। आप देखेंगे सर्दी में कफ बढ़ जाएगा, गर्मी में नहीं रहेगा। खांसी बढ़ जाएगी, नहीं रहेगी गर्मी में, क्योंकि उस समय पे जल तत्व प्रधान है, शीतलता है, शीत है अर्थात जल तत्व है। तो ये हो गया कफ। अब आते हैं अपन वात पे। वात अर्थात हवा। हमारे शरीर में जो हवा का रेगुलेशन है, जो चलना है, वो अगर कहीं अवरुद्ध होती है तो वो तकलीफ देती है, तो वहां पे हमको दर्द होने लग जाएगा। हवा को अगर हम कहीं रोकेंगे तो हमको घुटन सी होगी। अगर हम आज आपको एक कमरे में बंद कर दें और ऑक्सीजन नहीं मिले, हवा नहीं मिले, तो हम घबराने लग जाएंगे। वही हमारे शरीर में बात आती है कि कहीं अगर बात अवरुद्ध हुई तो वहां पे सूजन आ जाएगी या दर्द होने लग जाए। ये हो गया दूसरा तत्व वात का। तीसरा आता है पित्त। पित्त अर्थात आप देखेंगे एसिडिटी, आपको आज के भाषा में बोले जलन, है ना। इसका और जो बृहद रूप होता है खुजली, जलन, खुजाल लो, खुजाल को चमड़ी खोर लो। ये तत्व है अग्नि। अग्नि का काम है जलाना। तो वात, पित्त और कफ, ये 3 तत्व से शरीर बना है, आयुर्वेद बना है। और जल, अग्नि और वायु, ये 3 तत्व से जो हमारा शरीर है, आयुर्वेद ये कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं, इनको तीनों को सम रखो। अगर ये सम रहेंगी तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और ये कहते हैं कि अगर वात कुपित हुआ तो कुछ समस्या हो सकती है, पित्त कुपित हुआ तो कुछ समस्या हो सकती है। अब पहले तो कोई एक सामान्य व्यक्ति कैसे पता करे कि उससे वात की समस्या है, पित्त में कुछ प्रॉब्लम है या कफ में कुछ प्रॉब्लम है, और अगर समझ में आ भी जाए तो करे क्या? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा मैम। इसके लिए तो मेहनत की जरूरत है और ये इतनी इजी वे में समझ में नहीं आता। फिर भी मैं एक आज के समय में कैसे हम सहजता से इसको ग्रहण कर सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं, हाँ, कैसे इसको सुधार सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम कफ का लें अपन। कफ का शुरुआत होती है शरद ऋतु से और बसंत ऋतु तक ये प्रवृत्ति चलती है। तो इस समय पे हमारे को शीतल से बचना है। अब आज के समय में ये बीमारी क्यों होती है, पुराने समय में नहीं हो सकती थी, ये प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं कि सर पहले तो नहीं होती थी, अब क्यों? अब अगर हम देखें तो हर व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे ही शरद ऋतु आती है, शरद पूनम पे आते से आप देखना कब खांसी, सर्दी, जुकाम के पेशेंट्स एकदम से बढ़ेंगे, बहुत बढ़ जाते हैं। वाई? क्योंकि ऋतु बदल रही है। ऋतु बदलती है, उस समय पे आदमी की इम्यूनिटी नहीं रहती है, तो वो कब खांसी, सर्दी, जुकाम में। इस समय पे हमको कम से कम 15 दिन 20 दिन उष्णोदक अर्थात गर्म पानी पीना चाहिए। नस्य अर्थात ये जो एलर्जिक कारण से जो हमारे ये कफ घुसने का सबसे बड़ा हमारे शरीर का दरवाजा है नाक। इसमें नस्य लेना चाहिए, नाक में तेल डालना चाहिए। इससे कोरोना में भी आप अगर देखेंगे तो ये कफज बीमारी थी, सबके लंग्स में कफ भर गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, लंग्स काम करना बंद कर दी।
आप देखिए कितनी सारी दवाइयां आई, मगर फिर भी भाप सबसे पहले दी गई। भाप कफ का निसारण करता है, गर्म है ना, ठंड को मारेगा। आप देखिए चीन से उत्पत्ति, और चीन ने भी सबसे पहले जो दवाई करी, मगर उसने भाप के लिए सर्वप्रथम प्रचार करा कि सब भाप लो। तो ये भारतीय वाङ्मय में शुरू से ही है, इसको हमको अलग से बताने की जरूरत नहीं थी। ये तो हमारे यहाँ जब आया, जब हमने भाप को बढ़ाया, भाप लेने के बाद में तेल डालिए, आपको कफ का निसारण हो जाएगा और आप 80% 70% बचे रहेंगे। ये तो मैंने आपको बचाव बताया। दूसरा, ठंडी चीजों का शुरू के 15-20 दिन रोकना चाहिए। मैं ये बोलूंगा दशहरे से लेके देव प्रबोधनी, अर्थात जो 11 आती है, देवउठनी 11, इस समय तक हमको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर एक टेम्परेचर अपने लेवल पे आ जाता है, नॉर्मल। हाँ, तो उस समय पे फिर शरीर, अब वापस से जो तकलीफ आएगी बसंत के बाद फिर शुरू हो जाएगी, जब फिर मौसम बदलेगा। तो ये जो बात है, इससे आप ऐसे बच सकते हैं। ये तो हो गया कफ का। अब दूसरा वात का। वात के लिए तो पथ्य अपथ्य का ही रखना चाहिए, जैसे दही दूध। सबसे बड़ी बात कि आपको बढ़िया गरम गरम आपने भोजन करा और फ्रिज में से बोतल निकाली और पानी पी लिया। आजकल की यंग जनरेशन इस पे बहुत गड़बड़ कर रही है। बस फट दिन से फ्रिज खोला, और थम्सअप लिम्का तो ऐसा हो गया जैसे कोई पानी जैसा। हाँ, वो सबसे ज्यादा गड़बड़ है, और उससे वात दूषित होगा। और पित्त का तो कटु तीक्ष्ण लवण, ये सब का मतलब कड़वा, नमक, मिर्ची वाला, ये लेने पे पित्त बढ़ेगा। बहुत बेकार बीमारी है पित्त की भी। जो पित्त की सबसे बृहद बीमारी है वो सोराइसिस है, जो चमड़ी को गला देती है। आप देखेंगे, मैंने ऐसे मरीज देखे हैं कि वो रात को सोएं और सुबह उठें, जो सोराइसिस वाले, तो आप 25-50 ग्राम उनकी चमड़ी इकट्ठी कर लो, इतनी गल के गिर जाती। तो उसको बचने के लिए भी पथ्य अपथ्य का तो ध्यान रखना चाहिए, और नियमित व्यायाम करते हुए अपने दोषों को रोक के इससे बचा जा सकता है। अभी ऐसे कहा जाता है, मेरे नानी साहब बताते थे कि दूध के साथ दही नहीं खाएं, और घर में अगर बैगन की सब्जी बनी है तो भी दही का कुछ और साथ में थाली में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो कुछ चीजें हैं, उसके बारे में भी मुझे लगता है कि आजकल लोगों को बहुत ज्ञान नहीं है, और इस कारण से भी बीमारियां बढ़ रही हैं कि क्या साथ में खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और आयुर्वेद मुझे लगता है कि इस बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान देता है। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत से आहार निषेध बताए हैं साथ में, जैसे आपने बताया दूध और दही। तो दूध और दही एक साथ लेने से आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही मैंने बताया कि एकदम गर्म और ठंडा लेने से भी आएगी। ऐसे ही जैसे बैंगन, दही, फिश, मछली, दही, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको शास्त्र निषेध है। हमारे भारतीय वाङ्मय में, हमारे ग्रंथों में सब में लिखा हुआ है कि नहीं, विरुद्ध आहार आपके शरीर को नुकसान करेगा। क्या ऐसी कोई दवाइयां हैं आयुर्वेद की जो आसानी से मिल भी जाएं, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लोगों को हो तो वो उसको लेके और ठीक हो जाए, या सामान्यतया शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे आयुर्वेद के नुस्खे हैं जो हम लोग बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, मैं इसमें दो चीजें बोलूंगा। कुछ घरेलू ऐसी आपको दवाइयां बताऊंगा जो अपने घर में ही है, उससे हम काफी सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अब दवाइयां मान लो उस समय हमको जरूरत है और है ही नहीं, तो हम घर की कौन सी चीज उपयोग करके किस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आजकल जैसे बहुत सी स्थिति में देखा गया कि अभी ये कोरोना के बाद से कि रात को हमको एकदम से सांस उठने लगती है और सांस लेती नहीं बनती है, घबराहट होती है। मैं पुनः बोलूंगा, उसी समय आप भाप लीजिए और नाक में तेल डालिए। सबसे बढ़िया होता है सरसों का तेल, जो घर में इजी वे में मिल जाता है। उसके बाद में होता है बादाम का तेल, जो इजी वे में घर में मिल जाता है। और अगर आपको यह प्रॉब्लम लंबे समय से है तो आयुर्वेद में अच्छी अच्छी कंपनियों के, बैद्यनाथ के, डाबर के, इनके आते हैं अणु तेल और षडबिंदु तेल। ये हमेशा घर में रखें। शीतकाल में ये हमेशा घर में रखें। आपको विदिन 5 मिनट में फर्क आएगा। जैसे एलोपैथी की आती है और ट्रोविन ड्रॉप, उसको डालते से ही वो कफ को सुखा देगी, आगे जाके उसका नुकसान है। ये ऑयल उसको पिघाल के निकाल देंगे,
या तो आपको उसी समय 2-4 छींकें आएंगी और सारा कफ बाहर हो जाएगा, या वो उस कफ को गला के पेट में उतार के मोशन के रास्ते बाहर कर देगा। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितना आयुर्वेद कितना हमारा ध्यान रख रहा है कि उस विकार को निकाल के बाहर कर रहा है, न कि उसको दबा रहा है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, भाप जरूर लें। अब सब वो भाप को बोलेंगे और व्यक्ति ये बोलता है विक्स की भाप ले लें। अरे भाई नहीं है हमारे घर में विक्स, फिर क्या करें? हींग, अजवाइन, सौंठ, लौंग, अदरक, काली मिर्ची, ये सब डाल के आप भाप लीजिए। आप देखिए विदिन 5 मिनट में आपको इतना रिलैक्स आएगा कि आप बोलेंगे कि हाँ ये आयुर्वेद है। और भाप भी स्टीमर से नहीं, भगोने से नहीं। इससे क्या फायदा नुकसान है, ऐसा क्यों? इसका हाँ, भगोने से इसका मैं आपको एक बड़ा अच्छा मुस्कुराता हुआ एक जवाब दूंगा कि आपने अभी माइक्रोवेव के बाफले खाए, बाटी खाए और कंडे की, ये फर्क है। एक्चुअल में जब हम स्टीमर से भाप लेते हैं तो वो कंटिन्यू चलती है। अब हम ले रहे हैं तो नाक में जरा सी गई और चेहरे पे जलन होती है तो हम पीछे हट जाते हैं। भगोने से जब हम लेते हैं तो पूरा अपने आप को ढक लें, और उस भगोने पे जो थाली ढकी हुई है उसको भी पूरा हटाना नहीं। ये भी सब गलत करते हैं, उसको हटा देते हैं और भापान दो नहीं, फिर स्टीमर में उसमें कोई फर्क नहीं था। आप वो जो थाली है, फॉर एग्जांपल ये भगोने के ऊपर की थाली है, हमने इसको हटा दिया, भाप आ रही है, वो नहीं करना। भगोने के ऊपर की थाली है उसको सिर्फ आड़ा करिए, वो जो भाप आई उसको नाक में खींचिए, थाली वापस रख दीजिए और उसको जितनी देर हो सके रोकिए अंदर भाप को, क्योंकि वो आपके चेस्ट में गई है, फेफड़ों में, उसको वर्क तो करने दें। अच्छा, नाक में गई है उसको वर्क तो करने दें। और फिर जब आप रिलैक्स हो जाएं तब फिर वापस से 1 मिनट गहरी सांस लेके लंबी सांस छोड़ें और फिर वापस उसी थाली को उठाएं, मुंह से खींचें, फिर चेस्ट में रोकें। नाक और गला और चेस्ट तीनों साफ हों। आप विश्वास मानिए, सिर्फ 10 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे इस पूरे ऊपर वाले हिस्से पे से 1 किलो वजन कम हो गया, मैं एकदम रिलैक्स हो गया। और उसके बाद में फिर नस से लीजिए वापस से, आप एकदम ठीक हो जाए। ये हो गया। अभी बहुत सा ये भी कोरोना में आपने सुना होगा कि काढ़े बना बना के पिए। माना कि आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट अति सर्वत्र वर्ज्य, चाहे वो अमृति क्यों ना। अब फायदा आ रहा था तो काढ़ा बना बना के पिया तो गर्मी करा, कॉन्स्टिपेशन हुआ, बवासीर हो जाता है। तो इसकी भी एक सीमा है ना। अगर आपको लग रहा है तो बढ़िया अदरक की, हल्दी की दूध पिए। चाय का तो मैं मना करूंगा, दूध पिए, गर्म पानी में लौंग, काली मिर्च डाल के कुनकुना पानी पिए, बहुत फर्क आएगा। ऐसे और भी नुस्खे हैं जो हम इसमें काम ले सकते हैं। अब ऐसे ही ये तो हो गया कफज का। अब अपन आते हैं वातज का, जो कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह होती है। बहुत पुराने नुस्खे हैं, हम लोग भूल रहे हैं, हम अपनी धरोहर को भूल रहे हैं, इस कारण नहीं दुख पा रहे हैं। आपको कभी भी रात को सोए, अचानक घबराहट हुई, बेचैनी हुई, आपको समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। एक कारण था हमारा जो कफ का मैंने बताया, दूसरा होता है गैस का। उदाहरण वायु ऊपर जब चढ़ती है, कभी हार्ट पे रुक गई तो हार्ट बीट में तकलीफ आती है, उसी समय आदमी घबरा जाता है। या कभी सिर पे चढ़ गई, सिर दर्द होगा और हमको मालूम नहीं कि सिर दर्द क्यों है, आप खाए जाओ गोली पर गोली, थोड़ी देर के लिए पेन किलर काम करेगी, बट वो सिस्टम ठीक नहीं होगा। इसके लिए आप 1 कटोरी कुनकुना पानी, 4 से 6 चम्मच नींबू का रस और काला नमक घोल के 1 घूंट में पी जाइए। विदिन अ मिनट आपको डकार आएगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है 2-5 मिनट में, तो आप 1 चम्मच कड़क गर्म पानी करिए, चने की दाल बराबर हींग उसमें रगड़िए, उस हींग के पानी को 2 से 4 बूंद नाभि में डालिए और थोड़ा सा नाभि के ऊपर लगाइए और उसको ओढ़ लीजिए। आपको विदिन 5 मिनट में उससे रिलैक्स। और भी ऐसे बहुत सारी हैं, तो वह ये कर सकते हैं। ये हो गया पित्त। अब बात का बता दिया मैंने आपको, कफ का बता दिया, तीसरा बचता है हमारा पित्त। पित्त के लिए ये बहुत बेकार बीमारी, एसिडिटी, और ये हमारे खान पान की गड़बड़ी के कारण ही होती है। इसमें ये अग्नि तत्व है, आग। अग्नि तत्व को शमन कौन करेगा मनीषा जी? जल तत्व। तो आप एक मटका ले लीजिए जिसमें 3-4 लीटर पानी आ पाए, उसमें
1 लीटर पीछे 2 चम्मच मोटी सौंफ और 2 चम्मच साबुत खड़ा धनिया। कोई भी मटका ले लें। हाँ हाँ, मगर होना चाहिए देसी मट्टी का कच्चा, मतलब जो पानी ठंडा करता है जिसमें से पानी रिसता है। ऐसा वो आजकल जो आ गए हैं फैशनेबल, वो नहीं, जो देसी पुरानी देसी हाँ। उसमें आप 1 लीटर पीछे 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत खड़ा धनिया गला दीजिए, रात भर गलने दीजिए, सुबह उसको छान लीजिए और उतना ही पानी उसमें वापस डाल दीजिए। वो पानी आप दिन भर, उस पानी से आपको यूरिन बढ़ेगा और जो अग्नि तत्व है वो मूत्राशय के रास्ते, मूत्र के रास्ते वो बाहर हो जाएगा, आपको एसिडिटी में फर्क आएगा। और भी हैं कुछ, जैसे कि हम लोग ये पानी कम पीते हैं, पानी अगर हम अपना रखें तो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा। निद्रा पूरी लेना चाहिए, निद्रा अगर पूरी नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम है। नींद अगर हमारी नहीं होती तो हमारा शरीर में दाह, गर्मी बढ़ती है, फिर वो एसिडिटी और गैस बढ़ेगी। आजकल की यंग जनरेशन रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम कर रही है, खाना हो नहीं रहा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है, IT कंपनी में काम दे रखा है, इसी कारण उनके सब डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और कोरोना के बाद एक समस्या और सभी लोगों को हुई है कि इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो इम्यूनिटी अच्छी हो उसके लिए हम क्या कोई उपाय बता अच्छा सकते प्रश्न करा। देखो, आयुर्वेद में रस औषधि भी होती है जिसको लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। काष्ठ औषधि हमारे इसमें बताई गई जो लंबे समय तक ले सकते हैं, जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा को हम लंबे समय तक ले सकते हैं क्योंकि काष्ठ अर्थात लकड़ी जो पेड़ के हैं, है ना। तो अश्वगंधा से इम्यूनिटी बढ़ती है? या बिल्कुल, अश्वगंधा से इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये अपने और भी बहुत सारी हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ती है। शिलाजीत भी आप ले सकते हैं, शिलाजीत भी नेचुरल है, पत्थर का पसीना बताया गया है, वो हमारे जोड़ों के दर्द को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी है। अभी जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत चल रही है, इसके लिए भी मैं आपको बोलूंगा, अच्छी एक बात याद आई कि अर्जुन पाउडर और दालचीनी, ये आज के समय में जो अचानक जो हार्ट अटैक आ रहे हैं उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है। मैं बोल रहा हूं इसको अगर ले लेंगे तो आपको 50% तक वो रिस्क कम हो सकती है क्योंकि दालचीनी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और अर्जुन जो है वो हार्ट को बल देता है। इसको बनाने की विधि यह है कि 1 गिलास दूध लें और 100 ग्राम दोनों पाउडर ले लें, अर्जुन पाउडर, 100 ग्राम दालचीनी पाउडर, दोनों को मिक्स कर लें और 1 चम्मच अप्रॉक्स 10 ग्राम तक उसको दूध में डाल के 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितने समय हो सके मैक्सिमम उबालें। जब वो आधा हो जाए तब उसको छानकर वो दूध सुबह सुबह खाली पेट पिए। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, LDL, HDL सब नॉर्मल है। ये आजकल जो कहते हैं कि दूध अच्छा नहीं है, दूध मत पिए, इसका क्या कारण है? मैंने काफी अपने आपको सोचा, इस पर रिसर्च करा, क्योंकि दूध हमारे आयुर्वेद में तो बढ़िया बताया गया है, हमारे भारतीय वांग में भी बोला दूध बताया गया है। और हम तो जब छोटे थे तब अगर कभी किसी को दवाई देना हो या हमको भी खाना हो तो कहते थे दूध के साथ। हाँ बिल्कुल। और इस विषय पे अभी मैं भी बड़ा अपने स्वयं के लिए भी सोच रहा हूँ कि क्या यह सही है या गलत है, क्योंकि जिस नवजात बच्चे की माँ अगर हरी शरण हो जाए तो उसके लिए उसकी माँ होगी गाय। अब अगर हम आज उसी को दूषित मानेंगे, बोलेंगे कि उसका दूध नहीं लेना, तो ये तो बड़ी अतिशयोक्ति है। तो मेरे हिसाब से गाय का दूध तो लेना चाहिए। हाँ, इसमें आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहां से ये दूध आ रहा है वो गाय वहां क्या खा रही है, केमिकल्स और अच्छी चीजें। इस कारण से एक मेरे को जो विषय समझ में आया कि वही, क्योंकि पहले गाय चरती थी, तो जैसे मान लो मैंने शतावरी का खेत लगा रखा है तो उसकी जो आधा हिस्सा कटने के बाद बच गया वो गाय खाती थी। मैंने अश्वगंधा के पौधे लगा रखे तो अश्वगंधा गाय खाती थी। तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि दूध बंद कर दीजिए, हम ये ध्यान रखें कि जहां दूध बन रहा है, जहां गाय रहती हैं, वहां हम जाके बातों को ध्यान रखें और उन लोगों को भी समझाएं और हम भी उनकी हेल्प करें कि वो अच्छा उन्हें भोजन मिल सके, ताकि हमारे समाज में भी लोग हेल्दी रह सके।
उनको समझाएं, वो तो ठीक है मैम, आज 50 रुपए लीटर आपको दूध मिल रहा है या 60 रुपए लीटर मिल रहा है। अगर ये जड़ी बूटियां इतनी महंगी हो गई कि अगर वो उनको खिलाएंगे, गायों को देंगे या अच्छा स्वास्थ्य अच्छा भोजन उनको देंगे, तो दूध का रेट बढ़ाएंगे, जो हम मना कर देते हैं कि भैया इतना महंगा हम नहीं लेंगे। ये तो देखिए, फिर हमको ये चीजें समझनी होंगी Yes. कि यदि हमें उत्तम क्वालिटी का भोजन गाय को देना है और हमें उत्तम क्वालिटी का दूध चाहिए, क्योंकि दूध ही ये हमारे भोजन का बेस है। वैसे बिल्कुल आप सही। हम इसको छोड़ देंगे तो हमारी, कहते हैं ना, आयुर्वेद का ही ये कहन है कि जो अवेलेबल है मौसम के हिसाब से वो खाएं, और जो डेमोग्राफी के हिसाब से, स्थान के हिसाब से अवेलेबल है वो खाएं। तो मेरा ये मानना है, मानना क्या, इतने सालों से देखा है, बच्चा पैदा होता है तो उसे दूध पिलाया जाता है, और मुझे तो ये पता है कि हमारे परिवारों के बुजुर्ग आज भी रोज एक गिलास दूध पीते हैं और आज भी वो 70 ईयर्स के, 75 ईयर्स के हैं तो भी। तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि दूध ना पिए, हम ये प्रयास करें या हम सब मिलके समाज में इस बात का ध्यान रखें कि हम हमारी गाय जहाँ से, गाय या भैंस जहाँ से ये दूध हमारे पास आता है, वहां सुधार करने की मनीषा जी, आज अगर इस धरा पे, भारतीय धरा पे, अगर हमारा धर्म, हमारा संस्कृति अगर बची है तो सिर्फ गाय के कारण बची। मैं आपको बोलता हूं कि गायों को संरक्षण दो, गायों को ध्यान दो, हमारा भारत बहुत आगे जाएगा। गायों से ही हमारी सारी उत्पत्ति है। गायों पे विशेष ध्यान दो, गायों को अच्छा खिलाओ। गायों की भूमि होती थी चरने, खत्म ही हो गई, आज मल्टियां बन रही है। चरनू ही बोलते थे इसको। कहाँ है? अब वो आज भी कह रही है गाय कि मैं तुमको अच्छे से अच्छा दूंगी, मुझे तो दो, तुम मुझे 10% दोगे, मैं तुमको उसको रिटर्न 50% करूंगी, अगर मुझे अच्छा दो। उसको खाने को ही नहीं मिलता, और दोहन करने के लिए हम ज्यादा दूध इंजेक्शन लगाने लगे। इसीलिए मैंने जब ये सवाल बहुत सारे लोगों से पूछा तो उनका कहना था कि इसीलिए मना करते हैं कि उसमें बहुत सारा या तो केमिकल या इंजेक्शंस या दवाइयां इतनी ज्यादा गाय के पेट में जा चुकी होती है या भैंस के पेट में जा चुकी होती है कि वो दूध फिर हमारे लिए उतना पौष्टिक नहीं रह जाता। तो अब ये प्रयास सब हमारा सबका है कि हम कैसा भारत चाहते हैं, उसके अनुसार हमें एक्शंस भी करने। नहीं, एक छोटा सा थोड़ा सा विषय भेद करूंगा मैं। अभी मैंने मेरा नया साल, भारत की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा, 1,57,000 देशी गायें हैं। 1,57,000 देसी गाय उस पथमेड़ा संस्थान में, आप विश्वास माने, मेरे आंख में से आंसू आ गए। कम से कम 1 किलोमीटर में उन्होंने एक धन्वंतरी विभाग बना रखा है, जिसमें मैंने देखा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें एक डिपार्टमेंट में कैंसर की गाय है, एक डिपार्टमेंट में जो एक्सीडेंटल गाय है, एक डिपार्टमेंट में जिन गायों को दिखता नहीं है। हम आज पिछड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे मकान तो हो गए हैं बड़े बड़े, मगर गाय की जगह नहीं है, कुत्ते की है। जबकि कुत्ते के लिए तो काटे चाटे स्वान के, अगर काट ले और चाट ले तो आदमी को दोष है, मगर हम घर में कुत्ता पाल रहे हैं, गाय को बाहर कर रहे हैं। आप घर में गाय रखोगे और जब उससे प्रेम होगा और आप उसको अच्छा खिलाओगे, वो आपको इतना बढ़िया दूध देगी, आप बीमार ही नहीं होगे। आपको इतना बढ़िया घी मिलेगा कि आप बीमार ही नहीं होगे। हमको अपनी जड़ सुधारना है। जिस किसी के भी पास थोड़ी सी व्यवस्था है, थोड़ा बड़ा घर है, तो आपका, सत्यन भाई सबका ये कहना है कि आप दूसरे जानवर पाले, हमें एतराज नहीं है, लेकिन हमारी जो जरूरत है गाय जरूर पाले। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, घर में गाय जरूर पालें। आपको कितना फायदा होगा ये आप सोच नहीं सकते। आप अपने आंगन में गाय बांधिए, सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। ऐसा भी होता है जी, आपको वास्तु कराने की जरूरत नहीं है। 3 दिन गाय नए मकान में बांध के रख लो, आपका वास्तु दोष दूर है। अच्छा, उसके बाद किसी वास्तु दोष जरूरत ही नहीं, खाने की जरूरत। बिल्कुल। ये अच्छी बात ये तो 3 दिन में आप इतना कर रहे हो। अगर आप घर में गाय पालोगे, आप सोचिए, आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ आएगी ही नहीं, क्योंकि गाय हमारी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों पे दुख नहीं आने दे सकती। अच्छा, अब अपने मूल विषय पे आते हैं, आयुर्वेद पे। क्या ऐसी कोई असाध्य बीमारियां हैं जो आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं? क्या आपने कुछ ऐसे
प्रयोग किए हैं, या ऐसी कोई सादी बीमारियों को, जैसे हम बोलते हैं गैंग्रीन हो गया या सोराइसिस हो गया, ऐसी कोई चीजें भी आयुर्वेद से ठीक होती है? जी मैम, देखिए मैं एक बात और बताऊंगा इसमें। आयुर्वेद में दो प्रकार के बेस होते हैं, एक साध्य और एक असाध्य। साध्य में भी दो प्रकार हैं। साध्य का प्रथम प्रकार है कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम, थोड़े दिन अपने दवा ली ठीक हो गए। साध्य का दूसरा प्रकार है कि जैसे कब्जियत, बवासीर, गैस की 2-4-6 महीना इलाज करने से ठीक हो जाता है। ऐसे साध्य के दो प्रकार, असाध्य के भी दो प्रकार हैं। असाध्य का प्रथम प्रकार है कैंसर, शुगर, बीपी, थायराइड, ये ठीक नहीं होते हैं, इनको साध के रखना पड़ता है, ऐसा मेरा विचार है। मैंने जो करा है, बट कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि थायराइड मैंने ठीक करे हैं, कम से कम 10, बट वो सब बैचलर बच्चियां थी, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण जो TSH आता है, उनका हार्मोन्स अगर ठीक होगा तो उनकी, और मेरे पास में केसेस अभी भी हिस्ट्री में है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो इनको साध के रखना पड़ता है। असाध्य का दूसरा प्रकार है, जो विषय आप लोगों का नहीं है, वो हम वैद्यों का है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। तो आज आयुर्वेद ने खूब तरक्की भी करी है। जैसे सोराइसिस के केस मैंने बहुत ठीक करे हैं। ऐसे ऐसे केस जो खुजाल खुजाल के चमड़ी निकल जाए, वो अभी लेटेस्ट मेरा 3 केसेस चल रहे हैं। भोपाल से आया जिसका पांव काटने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको गैंग्रीन है, पांव कटेगा। मैम आज 12 दिन 13 दिन हुए हैं, उसका पस इतना गंदा था कि पूरे मेरे क्लिनिक में गंद आ गई थी, बच्चे बाहर निकल गए, आ भी नहीं रहे थे। आज उसकी गंद बंद हो गई, पस बंद हो गई। ये आयुर्वेद है। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि पांव काटना है, जबकि उसका लेफ्ट वाले पांव आधा काट चुके हैं। तब उनके घर वालों ने सोचा कि नहीं, अपन आयुर्वेद करें, आज वो खुश है। ऐसे मैंने अभी गैंग्रीन के कम से कम 10 केस ठीक करे हैं। सोराइसिस भी ठीक होता है। पथ्य, अपथ्य और आयुर्वेद आप करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा जी। और ऐसी कोई बात जो आपको लगती हो आपके आयुर्वेद के सफर में, जो लोगों ने जाननी चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आज के समय में मैं सभी से एक ही विनती करूंगा, शरीर को कष्ट दो, नहीं तो वो आपको कष्ट देगा। शरीर को कष्ट दीजिए, नहीं तो वो आपको कष्ट देगा। ये बात लिख लीजिए कहीं भी और उसे चिपका लीजिए। आज के पूरे पॉडकास्ट में यदि एक सेंटेंस आपने लिख के कहीं रख लिया और याद करके उस पर काम कर लिया, तो मैं समझती हूँ बहुत सारी समस्याएं आपकी आप ठीक हो जाएगी। 1 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए दीजिए। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कुछ योग, प्राणायाम। और अब वो समय नहीं रहा कि एक ही एक्सरसाइज से आप स्वस्थ रहेंगे। आपको हर दिन अपनी एक्सरसाइजेस चेंजेस करना पड़ेगी। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना पड़ेगी, आपको कार्डियो भी करना पड़ेगा। शरीर में लचीलापन रखने के लिए आपको योग भी करना पड़ेगा। और इन सबसे ऊपर आपको सबसे क्या करना पड़ेगा? मानसिक स्वास्थ्य। अगर आप प्रसन्न हैं तो ये सब चीजें आपको चौगुना फर्क देगी। और अगर आप ये सब कर रहे हैं, टेंशन ऑफिस का है, टेंशन पेमेंट का है, टेंशन झगड़े का है, आप स्वस्थ नहीं। तो तनाव नहीं लेना है। तनाव तो होना ही नहीं। तनाव हुआ कि शरीर बिगड़ा। वो कहते हैं ना, हम तैयारी करते हैं कि ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, ऐसा होगा तो खुश होंगे। एक छोटी सी बात किसी ने कही है, बड़ी खूबसूरत सी, कि खुश होने के लिए खुश मत करिए, जो भी करिए खुश होके करिए। बस यही जीवन के मूल्य हैं और छोटी छोटी बातें जिंदगी में बड़े परिवर्तन ले आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येन भाई। यदि आपको लगता है कि आखिरी 5 बातें आप हमारे साथ में से कुछ कहना चाहते हैं कि भाई ये कर लेना तो स्वस्थ रहोगे, जो आयुर्वेद के दायरे में आती हैं, जो आयुर्वेद की शिक्षा है। हाँ, मैं बोलूंगा सर्वप्रथम तो आज का जो समय है बहुत स्ट्रेस का समय है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, नींद भरपूर लें। नींद बहुत जरूरी है। और प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। तीसरा, भोजन का समय नियमित करें, भोजन का समय नियमित करें। चौथा, आहार जो आप चाह रहे हैं उसको 30% कम लें। और 5वां, सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें,
बस यही बोलूंगा। परिवार के साथ रहे। परिवार, ये भी एक बहुत आपने बहुत अच्छी बात है। आज सब अलग अलग हो रहे हैं। और वाइफ सुबह 9 बजे निकल रही है, हस्बैंड सुबह 8:30 बजे निकल गए, रात को आ रहे हैं, भाई भोजन बना के गई, आके कर लिया, सो गए। आप मत कमाइए, थोड़ा कम कमाइए, साथ में बैठिए, नीचे बैठ के भोजन करिए, सब साथ में, स्नान करके भोजन करिए, साथ में भोजन को प्रणाम करिए, उसको बोलिए कि आप मेरे अंदर जा रहे हैं, मेरे अंदर बल बुद्धि सब बढ़े, वो बढ़ेगी। मगर शुद्ध आहार, शुद्ध सत्व, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन में, ये एक और बात सीखने की, बहुत कुछ सीखा आपने। यदि और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको यदि लगता है कि इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा है कि आपको अपने परिवार में और मित्रों में इसको शेयर करना है तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, बात निकलती है तो दूर तक जाती है। अगले ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय भारत। नमस्कार।